को परमानेंट सोल्यूशन करेंगे, तब तक मैं टाइप करके इस तरह से पढ़ाती हूँ। अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको शायद उसमें समझ भी आ जाएगी। वंस आपको स्क्रीन विजिबल हो जाए तो आप लोगों ने मुझे बता देना। I hope it is visible now. चलिए, विजिबल है स्क्रीन? फॉन्ट उस दिन मुझे किसी ने तरीका बताया था, कौन था वो अच्छा बच्चा? उसके बाद मुझे बड़ी हेल्प हुई। वाइट तो नहीं है, ये ब्लैक ही चल रहा है। ब्लैक भी विजिबल नहीं है आपको? क्योंकि मैं इसको फॉन्ट तो वो कर दूंगी तो इजी टू रीड हो जाएगा। देख लें। क्लियर है? चलो, अच्छा जी, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स बेसिकली एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। कोशिश क्या करें, जब मैं कर रही होती हूँ तो आप लोग मेरे साथ साथ चलें, ठीक है? लिखें अपने नोट, बाद में चलो आपको दे भी देंगे, लेकिन एटलीस्ट आपके पास अपने नोट्स भी होने चाहिए। अच्छा, एक चीज यहाँ से स्टार्ट करते हुए माइंड में रखें कि जैसे IMF है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे SCO है, जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो प्रॉपर लीगल बाइंडिंग्स के साथ वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस है। ब्रिक्स ऐसी कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है? ब्रिक्स एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जिसमें जो पार्टीज है उन्होंने आपस में एक तरह से तय किया हुआ है कि हम इकट्ठे होंगे, हम मीटिंग्स करेंगे और हम अपने लिए, अपनी जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिकल गेम्स के लिए हम लोग इकट्ठे होके काम करेंगे, ठीक है? ये कोई प्रॉपर लीगल एथिकल बाइंडिंग नहीं है, ये सिर्फ इनका आपस में एक वो मुका हुआ है कि हमने साथ होके बैठना है, ठीक है? ये एक तो जब मैं शेयर करती हूँ ये बच्चे ऊपर पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं। शाहीन, अच्छा जी, ब्रिक्स बेसिकली एक एक्रोनिम है, ठीक है? MCQ के लिए इंपॉर्टेंट क्या बात है, ये टर्म दी किसने थी? ये टर्म दी थी जी जिम ओ'नील ने, ठीक है? ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने 2001 में एक टर्म दी थी, जो टर्म थी ब्रिक, उसमें एस नहीं था एंड पे, ठीक है? जहां पे किसी को समझ नहीं आएगी या मेरी आवाज क्लियर नहीं होगी, प्लीज मुझे साथ साथ बताइएगा, फिर वापस से जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है? जिम ओ'नील ने कहा कि जी एक ये एक्रोनिम दिया ब्रिक के नाम से, जिसमें 4 इकोनॉमी जो कि उस टाइम पे उसके हिसाब से वर द इमर्जिंग इकोनॉमी, ठीक है? 2001 में ही नोटेड अ पैटर्न और उसने कहा कि जी टॉप 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है वो दुनिया की, वो ये 4 होंगी। अब उस 4 में क्या क्या नाम थे? ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। जिम ओ'नील के हिसाब से ये 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज थी। उसके हिसाब से इन सब की ये जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप होगी बिटवीन दीज मार्केट जाइंट्स, तो वो आगे चल के इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ये आइडिया या ये एक्रोनिम पसंद आया, ये चारों इकोनॉमीज इकट्ठी हो गई और इन्होंने अपना एक इनॉग्रेशन समिट किया, जिसमें इन्होंने प्रॉपर अपना कहा कि हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं, ये एक ब्रिक अपना हम एक बना रहे हैं, ठीक है? ब्लॉक बना रहे हैं अपना इन चारों ने, एंड दैट हैपेंड इन 2009। ये छोटी छोटी चीजें MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्रोनिम कॉइन हुआ 2001 में इमर्जिंग इकोनॉमीज को लेके, वो था ब्रिक जो जिम ओ'नील ने दिया। इसका पहला समिट रशिया ने किया था 2009 में। उसने कहा कि हम प्रॉपर ये एक ब्लॉक बना रहे हैं, अपना इकोनॉमिक ब्लॉक, ठीक है? बाद में लेटर ऑन इन 2010 साउथ अफ्रीका ज्वाइंट और ये क्या बन गया? क्या बन गया भाई? ये बन गया ब्रिक्स। ठीक हो गया? समझ आ रही है? किधर गए सारे? मेरा नेट चल रहा है, एक्सक्यूज मी। अच्छा ठीक है। अब उस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी कवर्ड हुई?
इन पांचों इकोनॉमीज को, इमर्जिंग इकोनॉमीज को मिला के ये तकरीबन 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ना उसको ये कवर करते हैं, 40%, ठीक है। और जो ओवरऑल हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें या जीडीपी की बात करें तो वो रफली अ क्वार्टर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो ये ब्रिक्स कंट्रीज कवर कर रहे हैं, ठीक है। बाद में हम आगे चल के आईएमएफ की, रिपीट द नेम ऑफ द कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, चाइना, सॉरी इंडिया पहले आएगा वो फिर देख लेना, एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये हैं 5। ठीक हो गया। चलो, पॉपुलेशन 40% कवर कर ली इन्होंने, क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इन पे कवर होगी। अब हमने देखना यह है कि इन चारों को, 500 को ये जरूरत क्या पड़ी थी कि इन्होंने कहा कि हम इकट्ठे हो जाएं, ठीक है। जिम ओ'नील ने तो इमर्जिंग इकोनॉमीज के नाम बताए ना, उसने एक बस एक्रोनिम दिया, तो इन लोगों ने कहा कि हमें तो इकट्ठा होना पड़ेगा। अब उसमें थे जो इनके पास कुछ रीजन। पहला इनका रीजन ये था कि जितनी ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी ये 500, ये एक दूसरे को हेल्प करना चाहती थी टू डेवलप देयर इकोनॉमी, ठीक है। आप में से कोई इकोनॉमी के स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, ये जो इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं या जिन्होंने बिजनेस एड और इस तरह की चीजें पढ़ी हुई होती हैं, उनको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी, ठीक है। पहला इनका रीजन ये था कि हम क्योंकि खुद आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, तो लेट्स कम टुगेदर ऑन अ सेम पेज और हम लोग मिलके जो है वो काम करेंगे। सेकंड, इन्होंने क्या किया कि एक तरह से वर्ल्ड बैंक के ऑपोजिट या उसका राइवल या टू काउंटर दैट, इन्होंने एक बैंक बनाया जिसका नाम था एनडीबी। इसकी भी डिटेल अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक वाहिद ब्रिक्स के जो ब्लॉक है ना उसके अंदर ये एक वाहिद चीज है जो कि प्रॉपर फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। बाकी तो ब्रिक्स हमने कहा ना कि इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। एनडीबी जो है, अब एनडीबी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, और ये इन्होंने बनाया कहां पे है, शंघाई में, चाइना, ठीक है। इन्होंने कहा कि एनडीबी हमारे लिए 2 काम करेगा। एक तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे उसका फाइनेंस ये करेगा, ठीक हो गया। और दूसरा इन्होंने कहा कि जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो प्रोजेक्ट्स होंगे ना, उनको स्पेशली इन द ग्लोबल साउथ जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पे जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे ना उनको ये एड करेगा। समझ आ गई? ये अब बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं कि ब्रिक्स क्यों इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। सेकेंडली, इसी एनडीबी को ऑनवर्ड करें तो ये वही बात है ना कि जब ये उनके माइंड में ये कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रोजेक्ट को वो एड करेगा, तो ये किसको वो कर देगा, रिप्लेस करेगा, ब्रेडन वुड इंस्टीट्यूशन थी ना, आईएमएफ हो गया हमारे पास, वर्ल्ड बैंक हो गया। इन्होंने कहा कि ये इसको रिप्लेसमेंट के तौर पे ऑल्टरनेटिव होगा, ग्लोबल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना उसका ये ऑल्टरनेटिव होगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट वो था डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन क्या है, ये हम बहुत टर्म सुन रहे हैं आजकल, ये क्या होती है, बोल दें। हाँ, टू डिक्रीज द डॉलर वैल्यू, कैसे कि यूएस डॉलर पे दुनिया की जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस कर दें, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे इनके क्या तरीकाकार है या ये क्यों चाह रहे हैं और कैसे चाह रहे हैं कि ये सारा कुछ हो जाएगा, ठीक हो गया। बेसिकली अब हमने क्या पढ़ लिया कि इनके 4-5 एम है, ठीक है। इसमें हम
ऐड कर देंगे, जो कि आजकल हर उस एजेंडा में आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए भी स्टेप्स लिए जाएंगे। ठीक है, हमने पढ़ लिया ये इंफ्रास्ट्रक्चर को करवाना चाह रहे हैं। फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेड विद इन दीज कंट्रीज एंड ट्रेडिंग विद अदर कंट्रीज ऑफ द ग्लोब। ठीक है, ये लोग चाहते हैं कि हम वो अपने हिसाब से करें। फिर इनके एजेंडा में होता है एक पीस मेकिंग। अब ये पीस मेकिंग में क्या करते हैं, ये मिलते हैं, एनुअल इनके समिट्स होते हैं ना, ये उसमें बैठते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि जी रीजनल स्टेबिलिटी के लिए ये होगा, रीजनल स्टेबिलिटी के हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इस तरह की जो बातें हैं वो सारी भी ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये 4-5-6 रीजन हैं। आप इसमें अपने उसमें और भी एक दो ऐड कर सकते हैं, एक अच्छा सा आप उसका फ्लो चार्ट सा बना सकते हैं। मैं अपने हैंड रिटन नोट शेयर कर दूंगी, अगर आप लोगों के लिए पढ़ना पॉसिबल हुआ तो पढ़ लीजिएगा, वरना माशाल्लाह इतनी खूबसूरत राइटिंग है कि क्या ही पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे एनडीवी को। आगे चलो, ओके करेंगे तो मैं आगे चल पढ़ूंगी। चलो, एनडीवी हमने पढ़ लिया। ब्रेटन वुड, अल्ताफ आप न्यू हो? ऐसा है कि 1944 क्या हुआ था तब? वर्ल्ड वॉर 2 कब हुई थी? उसके बाद डिसाइड हुआ था ना कि एक ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, एक हायर इंस्टीट्यूशन होगी, एक हायरार्की होगी जो दुनिया में डिफरेंट सिस्टम्स को कंट्रोल करेगी, ताकि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन दोबारा पैदा ना हो सके। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ब्रेटन वुड है, ये एक ब्रेटन वुड सिस्टम है और एक ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन में हमारे पास वर्ल्ड बैंक आ जाता है, IMF आ जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। ठीक है, ये सब अंडर दैट ब्रेटन वुड बने थे, एस्टेब्लिश किए गए थे, ताकि दुनिया में फ्री ट्रेड को पॉसिबल किया जाए, डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनको एड, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। ठीक है, और इसमें सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था, ब्रेटन वुड सिस्टम। वो सिस्टम क्या था? बेसिकली वो डॉलर था, कि डॉलर के थ्रू इनको हम हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो गया, डॉलर डिपेंडेंसी पूरी दुनिया की बढ़ गई। ठीक है, रफली अभी मैं आपको इसका इतना ही बता सकती हूँ, आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे बाकी अगर लेक्चर किए तो। थोड़ा सा क्लियर हो गया? किसने पूछा था ये सवाल? अल्ताफ। चलो, एनडीबी मैंने ऊपर बता दिया, नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, ये शंघाई में है। ये सिर्फ एक वाहिद ऐसी चीज है जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है अंडर ब्रिक्स। ये 2014 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, ये एक एमसीक्यू के लिए ये ईयर इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रख लें। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा समिट था, ये था 6th ब्रिक्स समिट। ठीक है, 6th समिट था ब्रिक्स का, उसमें ये 2014 में ये डिसाइड हुआ था कि हम एक डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद इसमें एक दो बातें और याद रख ले कि 2019 में रफली इन्होंने पहला नॉन यूएस डॉलर जो है लोन, वो इन्होंने अप्रूव किया था। ठीक है, क्योंकि ये क्या चाह रहे थे कि डॉलर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाए। विच कंट्री इज द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स? अच्छा, अब इसमें 4-5 कंट्रीज हैं जो बाद में एंटर हुए थे इन 2021। आई गेस आपने याद रख लेना, आप ये डेट कंफर्म भी प्लीज कर लीजिएगा। इजिप्ट एंटर हुआ था इसमें यूएई एंटर हुई थी, इसमें बांग्लादेश, ये सारे जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके मेंबर के तौर पे इन्होंने ज्वाइन किया था इन 2021। ठीक है, बाकी अभी जब हम ब्रिक्स एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें और भी मेंबर्स ऐड हो रहे हैं। एनडीपी नहीं है काशिफ, इट्स एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। 2014 में ये बना आफ्टर द 6th समिट ऑफ ब्रिक्स, और ये शंघाई चाइना में उन्होंने ये बनाया। मकसद ऊपर हमने पढ़ लिया था कि ये 108 प्रोवाइड करेगा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। ठीक है, 2019 में इन्होंने पहला नॉन यूएस डॉलर लोन अप्रूव किया है, और रफली इन 2021 ईयर कंफर्म कर लेना आपने, ये इसमें 3-4 मेंबर्स न्यू ऐड हुए थे, इजिप्ट, यूएई एंड बांग्लादेश। ठीक है, बट
तो ये हमने एंड में पढ़ना है कि पाकिस्तान क्यों नहीं ऐड हो रहा, पाकिस्तान ने कब होना है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, चैलेंजेस क्या आएंगे, सारा कुछ हम पहले ब्रिक्स पढ़ेंगे, फिर ब्रिक्स को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लेंगे, ठीक है। चलो अब जी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड टू, अभी हमने ये बात की ना 6 समिट की, अब हम आ जाते हैं ब्रिक्स के 15 समिट पे। ये हर साल मिलते हैं, हर साल इनका समिट होता है, ये कुछ ना कुछ बातें डिसाइड करते हैं, आपस में इनकी ट्रेडिंग भी चल रही है, आपस में ये लोग फाइनेंशियल सपोर्ट भी एक दूसरे को कर रहे हैं, ठीक है। अब जो मेजर ब्रिक्स में वो कुछ चीजें हुई है ना, वो है जी 15 समिट में एक चीज इंपॉर्टेंट हुई। 15 समिट हुआ कब था, ये भी आज के एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे साथ पीएमएस के लोग भी होते हैं, तो उसके जीके शीके में ये चीजें आती हैं, ठीक है। ये हुआ था 22 to 24 ऑफ अगस्त इन 2023। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो समिट है 15, ये आपने बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि आगे जो भी ब्रिक्स का चलेगा वो इससे ऑनवर्ड चलेगा, ठीक है। इसमें जी इनके थे 2 मेजर एजेंडा। पहला जी इन्होंने डिसाइड किया कि हम नेशनल करेंसीज यूज करेंगे। एक बात याद रखिएगा, मैंने नेशनल करेंसी की बात की है, अभी मैंने यहाँ पे किसी कॉमन करेंसी की बात नहीं की। तो 15 समिट ऑफ ब्रिक्स में उनका पहला एजेंडा नेशनल करेंसीज था फॉर ट्रेड बिटवीन मेंबर्स एंड विद अदर ग्लोबल साउथ। उन्होंने कहा था हम अपनी अपनी नेशनल करेंसीज यूज करेंगे, अभी उन्होंने कॉमन करेंसी की बात नहीं की है, ठीक है। चला जाता है ये, ठीक है। पहला एजेंडा। दूसरा एजेंडा इन्होंने ये डिस्कस किया, क्योंकि इससे पहले भी अप्लाई कर रहे थे कंट्रीज फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक, लेकिन इस समिट में ये ऑफिशियली इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि ब्रिक्स को हमने एक्सपेंड करना है, और इन्होंने इनविटेशन दिए फॉर जो ज्वाइनिंग ब्रिक्स टू 6 कंट्रीज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, 6 कंट्रीज को इन्होंने प्रॉपर जो है वो इनवाइट किया। शाहीन, देयर इज नथिंग लाइक ब्रिक्स करेंसी सो फार। बातें हो रही हैं कि ब्रिक्स की एक कॉमन करेंसी बनाई जाए टू रिप्लेस डॉलर, लेकिन अभी तक कंसेंसस नहीं हुआ इस बात पे। आप लोग ना थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, हम एक फ्लो में चलेंगे, ये सब बातें हमने आगे भी डिस्कस करनी है, ठीक है। पहला एजेंडा था इनका कि अपनी अपनी नेशनल करेंसी यूज करेंगे जब हम आपस में ट्रेड करेंगे। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। रशिया पे जब सारी सैंक्शंस लगी हैं आफ्टर द यूक्रेन वॉर, तो उन्होंने ऑयल इंडिया के साथ ट्रेड किया था, इंडिया ने रूपी में वो ऑयल उनसे परचेज किया था, ठीक है, रशिया से। अब इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रशिया ने बेच दिया ऑयल, उसके पास रुपीज आ गए। अब मुझे बताएं आगे प्रॉब्लम क्या है रशिया के लिए, ये फर्दर कंटिन्यू क्यों नहीं हो सकी ट्रेड? जल्दी जल्दी। मीनवाइल मैं 6 कंट्रीज के नाम लिखती हूँ आप लोगों के लिए। जवाब देना है, मैं वेट कर रही हूँ। अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो इससे आगे नहीं हम जाएंगे। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि रशिया ने ऑयल बेचा, इंडिया ने अपने रुपीज में वो ऑयल खरीदा, फर्दर आगे ये ट्रेड बनी क्यों नहीं? क्या इशू हुआ होगा? तुक्के ही मार दो मुसलमानों। एग्जैक्टली, गुलाम नजीर ने बिल्कुल सही बात की। देखिए रशिया के पास क्या आया? रुपी आया। वो किसी और मुल्क के साथ तो ट्रेड में रुपी यूज ही नहीं कर सकता, या तो वो इंडियन मार्केट में ही वो हो ना इंटरेस्टेड हो, और फिर वो इंडियन प्रोडक्ट ही ले उनकी करेंसी से वापस उनसे, तो तभी वो ट्रेड फर्दर पॉसिबल है। अब रशिया किसके साथ जाके रुपीज में ट्रेड करेगा? बाकी सारी इंटरनेशनल मार्केट तो डॉलर पे बेस कर रही है, बाकी सारी ट्रेडिंग तो डॉलर पे हो रही है। इसीलिए फिर नेशनल करेंसी से ये लोग शिफ्ट हुए हैं कि अब हम लोग एक कोई ऐसी कॉमन करेंसी या ब्रिक्स करेंसी इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसमें हम बाकी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड कर सके, और उसको बाकी कंट्रीज को वो करेंसी कहाँ से मिलेगी? नेशनल डेवलपमेंट बैंक के थ्रू मिलेगी, कि हम उसके थ्रू डॉलर देने की बजाय नॉन यूएस डॉलर यानी अपनी ब्रिक्स करेंसी लोगों को देंगे और फिर उसमें हम ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सारी अभी थियोरेटिकल बातें, ये थ्योरी है। अभी तक सुनने में आ रहा है कि वो अनाउंस
करने वाली है, यदि ब्रिक्स करेंसी डिसाइड होगी, लेकिन ठीक है। तो ये जिसने भी जवाब दिया था, वेरी गुड। आवाज आ रही है सबको मेरी? मेरी स्क्रीन आई गेस वो हो गई है। स्क्रीन शेयर होगी वापस से? अच्छा चलिए जी, हम कहाँ पर थे? ब्रिक्स एक्सपेंशन पे थे। उस एजेंडा पे हम वापस जाएंगे ना, वहां पे आपको थोड़ा सा डिटेल में समझ भी आ जाएगा। ब्रिक्स एक्सपेंशन के लिए जी 6 कंट्रीज को इनविटेशन दिया गया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ठीक है। जो अर्जेंटीना है दैट वाज सपोज टू ज्वाइन एज वेल, लेकिन एट द एंड ऑफ दिसंबर 2023 वहां पर इलेक्शन हुए, न्यू प्रेसिडेंट आए और न्यू प्रेसिडेंट ने कहा कि वी आर नो मोर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन ब्रिक्स, तो अर्जेंटीना पुल्ड आउट। ठीक है, ये गेम से हो गया बाहर। बाकी कितने रह गए? 5 रह गए। बाकी के जो 5 कंट्रीज थे उन्होंने 1 जनवरी 2024 को ऑफिशियली ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया, और ये क्या बन गया, जिसको अभी नेम दिया जाता है ब्रिक्स प्लस। ठीक है, तो अब टोटल मेंबर्स कितने हो गए ब्रिक्स के? चलो जी अब हम 2-4 बातें पढ़ेंगे जल्दी जल्दी से। मैं सिर्फ हेडिंग लिखूंगी, बाकी की बातें मैं वर्बली बोलूंगी और आप लोग उसको समझिएगा। तो जैसे कहते हैं सॉरी जैसे कहते हैं ना कि मुझे हेडिंग बता दो पेपर में, और उससे आगे फिर मैं खुद लिखूंगा, तो वो मैं आपको हेडिंग थोड़ी सी करवा दी। फिर हम पढ़ेंगे ब्रिक्स के अंदर डायनेमिक्स क्या चल रही है, ब्रिक्स इकट्ठा क्यों है और ब्रिक्स डिवाइडेड किन किन बातों पर है। ठीक है, ये 2-4 चीजें हम पढ़ेंगे। मैं हेडिंग्स लिखती जाऊंगी, आगे आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या पढ़ा था, ब्रिक्स कौन सी इंस्टीट्यूशन है या ब्रिक्स कौन सी कॉर्पोरेशन है? इट्स एन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो सबसे पहला इनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कह लें आप, या इनका कह लें कि जिस पॉइंट पे ये इकट्ठे हैं दैट इज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। आई होप कि मेरा स्टाइलिस वाला इशू जल्दी सॉर्ट आउट होता कि ये मसाइल ना रहे। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट के लिए सारे इकट्ठे हैं। अब इन सारे कंट्रीज के अपने अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस है। अच्छा, अब इससे ऑनवर्ड में जितनी बातें अभी कर रही हूँ ना, ये हम ब्रिक्स प्लस की बात नहीं कर रही, हम ब्रिक्स की अभी बात करेंगे। ठीक है, ब्रिक्स प्लस तो अभी जनवरी में हुआ है। ठीक है ना। अब ये जो 5 मेजर जो थे कंट्रीज, जो के इनिशियल कंट्रीज थे, इनमें अपने अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। आप चाइना और इंडिया को देखें तो उसमें एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो उसको भी तो उन्होंने टैकल करना होता है ना, कंट्रीज के वो ट्रेडिंग में उसको भी उन्होंने मैनेज करना होता है। तो उसके लिए उनको ये चाहिए था कि उनके साथ कॉपरेशन में बाकी कंट्रीज आते और उनके लिए ट्रेडिंग जो है वो इजी हो जाती। और दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो ब्राजील और साउथ अफ्रीका का इकोनॉमिक स्लो डाउन चला है काफी अच्छे से। ठीक है, उनके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वगैरह की वजह से। और अगर हम रशिया की बात करें तो वो सब हमारे सामने है कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से रशिया अंडर सैंक्शंस है, उनके जो सारी इलीट्स हैं उनके बैंक रिजर्व जो है वो सारे फ्रीज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो स्विफ्ट से भी उनको वो हटा दिया और वो सारी चीजें। तो रशिया को तो बहुत ज्यादा जरूरत थी फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट जिस पे ये सब इकट्ठे होते हैं वो है कि जी इनको अपनी अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है। अगला आ जाता है जी पॉलिटिकल कोऑपरेशन। अब पॉलिटिकल कोऑपरेशन में क्या चीज आती है, वही जो हम ऊपर पढ़ के आए थे। पॉलिटिकल कोऑपरेशन बेसिकली क्या होती है कि सारे मिल बांट के बैठते हैं हर साल। सबसे पहले तो कि ये एक ग्लोबल समिट करते हैं, एनुअल समिट, और उसमें बैठ के जियो पोलिटिकल इश्यूज को डिस्कस करते हैं। जियो पॉलिटिक्स आ जाती है, फिर ये जो रीजनल डिस्प्यूट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये ग्लोबल गवर्नेंस को डिस्कस करते हैं, और फिर ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं। छोटी छोटी बातें इसमें डिफरेंट इसी तरह होगी, जैसे रशिया जो है उनसे जब वो यूक्रेन की सैंक्शन वाला सारा कुछ हो रहा था, फिर जब इनके अगेंस्ट गए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो चाइना ने वीटो कर दिया था जब यूएस ने इनके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की थी। तो ये होती है इनकी पॉलिटिकल कोऑपरेशन, आपस में ये एक दूसरे को इंटरनेशनल फोरम पे हेल्प करेंगे। ठीक है, इसलिए ये इकट्ठे हैं।
उसके बाद एक इन्होंने जो बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा अपना बनाया हुआ है, दैट इज द साउथ साउथ कॉपरेशन। हम पिछले कुछ अरसे से ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ की बड़ी वो बहस पढ़ते हैं, ये क्या है दोनों, ग्लोबल साउथ क्या है, ग्लोबल नॉर्थ क्या है, जल्दी जल्दी कोई बताए। मैं ये इसलिए करती ताकि मुझे पता लगे कि आप सब लोग जाग रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन लेक्चर में पता नहीं चलता ना कुछ हो गया। हाँ, ग्लोबल साउथ है जी डेवलपिंग कंट्रीज, और ग्लोबल नॉर्थ कंसिडर होते हैं कि जो सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। तो जो ये ब्रिक्स है, इन्होंने जी कहा कि हम बेड़ा उठाते हैं ग्लोबल साउथ का, क्योंकि जी हम खुद भी साउथ वाले हैं, तो हम जो है बाकी अपने जो डेवलपिंग नेशन है साउथ की, हम उन सबके बीच में कोऑपरेट करके हम उनको डेवलप करवाएंगे, ठीक है। उनके साउथ में जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं सस्टेनेबल, और स्पेशली इन अफ्रीका, इन लोगों ने बहुत सारा काम जो है वो करके हमने वो करना है, और ये कर भी रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनका लास्ट वही वाला जो एजेंडा हमने पढ़ा था, वो एजेंडा अभी ऊपर पढ़ के हम आए हैं। क्या है इनका, कि हमने अपनी नेशनल करेंसीज जो है उनको प्रमोट करना है ग्लोबल लेवल पे। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी डिटेल में ये देख लेते हैं कि कॉमन करेंसी यूज करना और नेशनल करेंसी यूज करना, इसमें क्या डिफरेंस है और ये क्यों नहीं हो पा रहा है इनसे। अच्छा, इसके लिए ना मैं आप लोगों को एक लिंक दे दूंगी, 6-7 मिनट की वीडियो है यूट्यूब पे, ठीक है। आप लोग वो सुन भी लीजिएगा, कुछ मैं अपने वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, आपको बड़ा क्लियरली ये चीजें समझ आ जाएंगी। और देखिए, नेशनल करेंसीज में मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी रशिया और इंडिया की। तो नेशनल करेंसीज यूज करने में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस टाइम पे ये है, ठीक है। और आगे अगर हम देखें जो कॉमन करेंसी की बात है, उसमें ना ये सारी नेशंस डिवाइडेड है। स्पेशली इसमें कहते हैं कि जो इंडिया है ना, वो बहुत डिवाइडेड है। क्यों? एक तो वो ये चाहता है कि मेरी करेंसी प्रमोट हो, वन। सेकेंडली, उसके यूएस के साथ बड़े अच्छे टर्म्स है, वो उसको भी ऑफेंड नहीं कर सकता, तो वो जियो पोलिटिकल ग्राउंड पे वो डिवाइडेड है, ठीक है। तो उसको ये समझ नहीं आ रही कि वेदर टू गो फॉर कॉमन करेंसी और नॉट। रशिया बैडली वांट्स के कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि उसके तो डॉलर रिजर्व ऑलरेडी सारे फ्रोजन है, ठीक है। तो उसको तो ऐसा कोई वे आउट चाहिए। चाइना बहुत अरसे से डॉलर हेजमनी, डॉलर डिप्लोमेसी और ये जो जियो पॉलिटिक्स बाय यूएस चल रही है, वो उसको विन करना चाह रहा है, ठीक है। हम लोग वो आईआर में टर्म भी यूज करते होते हैं ना, वो जो थ्योरीज में हम यूज करते हैं कि थ्यूसीडाइड ट्रैप में है और ये वो। तो चाइना तो चाहता है कि उनकी ग्लोबल जो यूएस डॉलर पे डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। चाइना रशिया इस पेज पे है, इंडिया थोड़ी सी डिवाइडेड उस पे है कि कॉमन करेंसी आनी चाहिए या अपनी करेंसी में ही ट्रेडिंग करें। अब अपनी करेंसी में इंडिया ने, आपने पिछले दिनों सुना होगा कि यूएई के साथ भी ट्रेड ऑयल और गैस की करने की कोशिश की है, लेकिन वो भी कोई टास्क के बाद सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद हमने कोई सुना नहीं कि दोबारा कोई ट्रेडिंग इस तरह की हुई है, ठीक है। तो ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल चल रहा है। अब देयर आर न्यूज के ये कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसको बैक करेंगे। देखिए, जब भी एक करेंसी इंट्रोड्यूस करानी है तो इट शुड बी बैक्ड बाय सम अदर रिजर्व। तो यूएस डॉलर किससे बैक्ड है? गोल्ड रिजर्व से। तो अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि ये करेंसी किस चीज से बैक्ड होगी, एक। सेकेंडली, इसमें एक और बात ये सुनने को आ रही कि ये कोई इस तरह की करेंसी नहीं होगी लाइक पेपर करेंसी और समथिंग, ये कोई डिजिटल करेंसी हो सकती है, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स अबाउट इट, और अभी तक ऐसी कोई कंफर्म न्यूज ब्रिक्स के थ्रू आई नहीं है। ब्रिक्स का नेक्स्ट समिट कब होना है, किसी को पता हो? ब्रिक्स का जी नेक्स्ट समिट एक्सपेक्टेड है इन अक्टूबर 24, ठीक है। और इसको कौन होस्ट कर रहा है? इसको होस्ट कर रहा है रशिया, ठीक है। मोहम्मद बशीर, आई गेस इट्स अक्टूबर 24, कंफर्म कर लीजिएगा। अगर 25 हुआ तो आप वहां बता देना बाकियों को भी, ठीक है। मेरे ख्याल से 24। एनी हाउ, ये अब कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट समिट होगा उसमें ये करेंसी वाली जो क्वेश्चन मार्क है ना, उसका जवाब मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? दो रिपोर्ट्स मैंने आप लोगों को बतानी है, आप लोग ये अपने रिटन क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन करना हो इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ, तो आप उसमें ये इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। एक आईएमएफ की रिपोर्ट है, आईएमएफ की 2022 की रिपोर्ट है।
अर्थात यही अभी क्वेश्चन मार्क है। देखिए अगर ये डिजिटल करेंसी होती है या ये दूसरी करेंसी होती है तो ये लोग तो ये अभी सुनने में ये आ रहा है कि अगेंस्ट गोल्ड ही होगा, ठीक है, क्योंकि अगर अगेंस्ट गोल्ड होगा तो इसमें सबसे बड़ा कैच क्या है? कैच ये है, मैंने ऊपर बताया आपको, ये पॉपुलेशन कितनी कवर करते हैं ये कंट्री? रफली 40%। टोटल पॉपुलेशन अभी दुनिया की कितनी चल रही है? 8 बिलियन। तो अगर हम रफली की बात करें तो 3.5 तक तो पीपल ये कवर करते हैं। और हम अभी आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें ग्लोबल जीडीपी का 32% ऑलमोस्ट जो है ना ये इकोनॉमीज बनाती है। ये बिफोर एक्सपेंशन की बात हो रही है, ठीक है। तो द पॉइंट इज कि अगर ये गोल्ड के अगेंस्ट ये अपनी करेंसी लॉन्च करते हैं और 3.5 बिलियन लोग उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं तो ये तो ऑटोमेटिकली डॉलर का डिक्लाइन है, ठीक है। क्योंकि जो यूरेशियन कंट्रीज है या जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो वहां की पॉपुलेशन तो इतनी है ही नहीं, सबसे ज्यादा पॉपुलस तो यही नेशंस है। आप समझ रहे हैं? तो जब ये गोल्ड के अगेंस्ट अगर अपनी करेंसी का रखेंगे, अगर डॉलर वो कम होगा तो ऑब्वियसली गोल्ड प्राइस डॉलर के अगेंस्ट तो ऊपर चली जाएगी। तो ये यूएस इकोनॉमी को या डॉलर को ट्रिपल करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये तो अपनी इसको स्टेबल कर लेंगे ना, गोल्ड डिक्लाइन नहीं करेगा ना। अगेंस्ट द यूएस डॉलर की बात हो रही है, यूएस डॉलर की प्राइस अगेंस्ट गोल्ड गिरना शुरू हो जाएगी और गोल्ड की प्राइस ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग ब्रिक्स करेंसी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये सारी थ्योरेटिकल बातें, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, जब तक हुआ नहीं तब तक हम थेरीज ही कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये है जी आईएमएफ की रिपोर्ट, ये 32% वाली, ये आईएमएफ की 2022 की रिपोर्ट है ऑफिशियल, आप इसको कोट कर सकते हैं। और इसमें उन्होंने वो कहा है कि जी ग्लोबल जीडीपी का 32%, अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 31.58% जो है वो ब्रिक्स मेंबर जो है वो होल्ड करते हैं, ठीक है। ये बिफोर एक्सपेंशन की बात हो रही है, ये एक आईएमएफ की रिपोर्ट है। दूसरी हम बात कर लेते हैं ब्लूमबर्ग की। मेरे पीछे आप लोगों को शोर तो नहीं सुनाई दे रहा? सुनाई दे ही रहा होगा वैसे। ये कहते हैं कि जी ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंगली जो इन्होंने आईएमएफ के स्टैट्स पढ़े हैं उसके हिसाब से ये कहते हैं कि बाय 2028 जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो ये 32 से इंक्रीज करके रफली 40% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी जो है ना वो ये कवर करेंगे। और ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। ये दो रिपोर्ट्स हैं, ये आप लोग अपने उसमें वो याद रख लेना, कहीं ना कहीं मेंशन करने में आप लोगों की हेल्प वो हो जाएगी। चलो, ये सारा था ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स का बनी, ब्रिक्स का पर्पस क्या था, एनडीबी पढ़ लिया, समिट पढ़ लिया, एक्सपेंशन पढ़ ली उसकी हमने। अब हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ब्रिक्स को देखेंगे। यहां तक समझ आ गया? आज ये मैं लेक्चर के एंड में बताऊंगी कि अपलोड होंगे या नहीं होंगे। पहले बता दो तो आधे बच्चे वैसे ही भाग जाते हैं पढ़ने से कि चलो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। चलो पाकिस्तान और ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। इसीलिए मैं ये भी नहीं बताती कि नोट्स मिलेंगे या नहीं, ठीक है। वो अकड़ वकड़ करके खुद डिसाइड किया करो। अब पाकिस्तान को ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है? क्यों करना चाहिए? पाकिस्तान को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ यूएस, और ताकि आईएमएफ के अलावा ऑप्शन हो, ठीक है। देखो आधा टॉपिक हमने पढ़ा, बाकी का आधा आप लोगों को खुद ही आ गया। अब मैंने इसमें आप लोगों के लिए क्या ही करना है बताओ? ये जो सब आप लोग बात कर रहे हो ये बिल्कुल ठीक है। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएंगे, जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स, डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, यही सब बातें हैं जो इसके नीचे हमने लिखी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले
यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक्सपैंड हो जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमी बेहतर होगी, करेंसी अपग्रेड होगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या हमने भी पढ़ लिया, हमारे पास ट्रेड, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या होगा? अच्छा, एक चीज ये थर्ड पॉइंट याद रखने के लिए, हमने क्या पढ़ा ऊपर, ब्रिक्स एक्सपेंशन। किसी ने नोटिस किया कि एक्सपेंशन में कंट्रीज कौन कौन से आए हैं ब्रिक्स के पास? इनके पास आया इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ये सारे कौन से कंट्रीज है रफली, मोस्टली? ये हब ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्पेशली ऑयल एंड गैस, ठीक है। तो पाकिस्तान के पास क्या हो जाएगा, इनको एक्सेस मिल जाएगी टू वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज। ये बड़े आराम से ऑयल एंड गैस वाले इन कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। पहले भी होती है, कम होती है, तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाती है, एनर्जी क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं वेट कर रही थी कि कोई बोले, किसी ने बोला नहीं, पाकिस्तान में क्या चल रही है, एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी चल रही है। तो जो फूड मार्केट है उसके 4 बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, कौन कौन से हैं? ये चारों कौन है? ये चारों ब्रिक कंट्रीज है। तो पाकिस्तान अगर ब्रिक्स का मेंबर बनता है तो जितनी ग्लोबल फूड प्रोडक्शन है उसके मेन 4 मेंबर्स, टॉप प्रोड्यूसर्स, तो ये 4 कंट्रीज हैं। तो जो एक्यूट फूड शॉर्टेज है उससे पाकिस्तान के लिए हेल्प हो जाएगी बाहर आना, उसके लिए इजी हो जाएगा। तो हम अपनी फूड मार्केट जो है उसको भी इंप्रूव कर सकेंगे बाय गोइंग इनटू द ब्रिक्स, अगर हम चले जाते हैं तो। ठीक हो गया। और एक वही बात जो सबने कहा था कि एनडीबी का मेंबर पाकिस्तान बन जाए या ब्रिक्स का बन जाए तो हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से हमारी थोड़ी सी जो उन पे हम रिलाई करते हैं तो वो थोड़ा सा कम होगा। वो कम होगा तो एक क्या प्रेशर हटेगा, हमारे पाकिस्तान के पॉलिसी मेकिंग पे प्रेशर थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है अहमद, क्या, हाउ इज इट पॉसिबल दैट फूड, व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क, कैन नॉट गेट यू? पॉलिसी लिखना चाह रही थी अहमद, आपका सवाल समझ नहीं आया, इससे दोबारा पूछ दो। ये 5-6 रीजन है पाकिस्तान को जो द फूड क्राइसिस विल बी सॉल्व्ड एज यू मेंशन्ड। हमारे पास देखो हम एग्रेरियन इकोनॉमी थे, ठीक है, लेकिन हम अभी क्या चल रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट क्राइसिस एंड ऑल, हम वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज में भी चले गए हैं। तो एग्रीकल्चर की प्रमोशन के लिए या एग्रीकल्चर को बेटर करने के लिए या अपनी फूड मार्केट को एनहांस करने के लिए हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए। हमारे पास तो अभी वो भी नहीं, तो हम ग्रो नहीं कर पा रहे ना, हम एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी से इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ चले गए हैं। तो जब हम खाने पीने की चीजें इंपोर्ट ही कर रहे हैं तो ये जो फूड मार्केट के 4 बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, अगर हम ऑफिशियली इनके ब्लॉक में एंटर हो जाएंगे तो वो जो इंपोर्टेड फूड है वो हमें सस्ता मिल जाएगा ना। ठीक है, अच्छा अब ये तो हमने पढ़ लिया कि पाकिस्तान को जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। अब मजे की बात है कि पाकिस्तान के ब्रिक्स में जाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी है ना, जो नहीं जा पा रहा पाकिस्तान। क्यों नहीं जा पा रहा? सबसे पहला, ये तो सबको पता है, इंडिया। इंडिया क्यों चाहेगा भाई कि पाकिस्तान को इतने फायदे हो, वो ऑलरेडी उसका मेंबर है, तो वो तो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को इतने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल इतना उनको फायदा हो जाए। Then why outside investment is important for a country?
शाहीन, जब आपके एक्सपोर्ट्स ही नहीं है, जब इंटरनली आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, फिशर्स इतने डीप हो चुके हैं, तो फिर आपकी जब तक बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो आप कैसे ऊपर आ सकेंगे? आपको अपनी इकोनॉमी को पहले स्टेबल करना है। उस स्टेबिलिटी के बाद आप ये सोचते हैं कि अब हम बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, हम अपने पैरों पर खड़े हो गए और अब हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। Rather than a country like we are living in, we need the investment. ये हमें समझना पड़ेगा। वो क्या है? वो मैं मांगने नहीं आया, बेगर्स वाली जो बात थी। अब हम क्या करें? दिस इज हाउ इट इज ना। वी हैव द पॉलिटिकल क्रंच, द इकोनॉमिक क्रंच, द फाइनेंशियल क्रंच। हम कितने उसमें घिरे हुए हैं। तो उस सबसे बाहर निकलने के लिए तो अभी हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। थोड़ा इकोनॉमी स्टेबल हो तो फिर हम ये सोचेंगे कि भाई हम गैरतमंद कौम है, हमने किसी से नहीं लेना, हम खुद बनाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, चैलेंजेस क्या है पाकिस्तान के? तो जाने में सबसे पहला, इंडिया का ऑपोजिशन। इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान मेंबर बने। ठीक है। अब इंडिया क्या क्या चीजें हैं जो यूज कर सकता है? मैंने क्वेश्चन बाद में, इफ नेवर कंट्री वांट टू ट्रेड बिटवीन देम, व्हाट वुड बी करेंसी इफ फॉर पाकिस्तान इज फॉर करेंसी इज नॉट सेट? अभी तो दे आर ट्रेडिंग इन डॉलर, लेकिन वो ये कोशिश करते हैं कि अपनी जो अपनी करेंसीज है ना, जैसे मैंने इंडिया और रशिया की एग्जांपल दी कि रुपी में उन्होंने किया ट्रेड, तो अभी वो कोशिश ये करते हैं, जैसे चाइना भी कोशिश कर रहा है कि युआन में वो करे ट्रेडिंग। ठीक है। जब तक कॉमन करेंसी नहीं आती, वो अपनी नेशनल करेंसीज को प्रमोट करेंगे। ऊपर हमने मेंशन किया 4th पॉइंट। और डॉलर तो ऑब्वियसली अभी तो उसको माइनस नहीं ना कर सकते, डॉलर सेक्टर को। वो तो वर्ल्ड करेंसी अभी चल रही है ट्रेडिंग के लिए। अच्छा जी, अब पाकिस्तान के कुछ इश्यूज हैं इंटरनल। ये तो हम एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, कि एक इंडिया की ऑपोजिशन है। चलो पहले एक्सटर्नल दोनों कर लेते हैं। दूसरा क्या है, हमारे पे एक वेस्टर्न प्रेशर भी है ना। हमारी वेस्टर्न एलाइज हैं कुछ, या चलो जिन पे हम डिपेंडेंट हैं, अभी हम उनसे एड लेते हैं, अभी हम उनसे हेल्प लेते हैं। और ये जो ब्रिक्स का ब्लॉक है, दैट इज सॉर्ट ऑफ, वो उनको एक अपना राइवल नजर आता है। कुछ वेस्टर्न जो पॉलिटिशियंस हैं या इकोनॉमिस्ट है, वो तो कहते हैं कि ये वही कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म वाली गेम चल रही है। ठीक है, क्योंकि उधर चाइना, रशिया वगैरह है। ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है ना, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी, कि वो वेस्टर्न एलाइज को भी ऑफेंड नहीं कर सकता। तो एक ये भी चैलेंज है। सबसे बड़ा डॉलर वाला ना, देखिए अगर ये नेशन इकट्ठी हो जाती है और ये आपस में ही ट्रेडिंग की डिसाइड कर लेती है कि हमने आपस में करनी है और हमने डॉलर में नहीं करनी है, तो डॉलर की तो डी डॉलराइजेशन सबसे बड़ा इशू ही ब्रिक्स के साथ यूएसए का ही है। ठीक है। सेकेंडली, इनका पॉलिटिकल क्लाउड पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा यूएसए का। आप देखिए यूएस कैसे हेजमेंट बना हुआ है, जियो पॉलिटिक्स है ना, डिफरेंट कंट्रीज पे वो हेल्प करता है, एड करता है उनकी, फिर उनकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट है इन लोगों की, तो वो सारी स्लोली खत्म हो जाएगी ना। यूएस का वो कंट्रोल खत्म होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम ग्लोबल साउथ। ठीक है। तो वो जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था, वो वर्ल्ड ऑर्डर पूरे का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो सारा मल्टीपोलर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, ये थे कुछ हमने जो बात की कि ये एक्सटर्नल चैलेंजेस है, इंडिया की ऑपोजिशन, वेस्टर्न प्रेशर, ये सारा एक्सटर्नल है। कुछ हमारे इंटरनल भी तो है ना, ये जो अल्ताफ ने बात की। अब इंटरनल में हमारे पास क्या क्या आता है? टेररिज्म। उनको आप बेशक दो हेडिंग्स में डिवाइड कर लेना। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर या चैलेंजेस। ठीक है। फिर हमारे पास क्लाइमेट वाला एक है, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट क्राइसिस हमारे साथ बहुत इश्यू चल रहा है, वो भी हमारा एक चैलेंज है। हम उससे निकलेंगे तो आगे कुछ सोचेंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ा जो चल रहा है, हमारा तो अपना कंसेंसस ही नहीं हो रहा किसी भी चीज पे, तो फिर कैसे चलेगा ये काम? उसके बाद और क्या है? इकोनॉमिक क्रंच, जिसकी हमने बात की। हम तो अभी तक लोन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। अगला लोन लेंगे तो उससे आगे चलेंगे, तो फिर हम अभी इन पे कैसे वो उनको कहेंगे हमें मेंबरशिप दे दो? ठीक है। ये सारे देखिए जो हमारे इंटरनल चैलेंजेस है ना, ये सारे वो पॉइंट्स है जो इंडिया हमारे अगेंस्ट यूज कर सकता है। जब हम अप्लाई करेंगे ना कि हमें मेंबरशिप चाहिए, तो वहां पे जो बैठा हुआ है इंडिया, वो ये सारे पॉइंट्स यूज करेगा और ब्रिक्स नेशन को कहेगा कि हमें क्या फायदा होगा, इनके तो ये मसाइल चल रहे हैं, तो ये तो उल्टा हमें लॉस में ले जाएंगे। ठीक है। और फूड वाला एक पॉइंट हमने पढ़ा, फूड इनसिक्योरिटी भी एक चैलेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे देखो वो इकोनॉमिक क्रंच में आ जाएगा ना, ये सारी चीजें। ठीक हो गया। चलो, ये सारे चैलेंजेस है। अब
अब इसका सोल्यूशन क्या है या रिकमेंडेशंस क्या है? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि ये चैलेंजेस उसको फेस ना करने पड़े? ये अब आप लोग मुझे बताएंगे। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है और हमारा ब्रिक्स यहाँ खत्म हो जाएगा। चलो मुझे बताओ रिकमेंडेशन क्या है इसके, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? एक मैं आपको बता देती हूँ, पहले एनडीबी की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करें। देखिए शाहीन, इंडिया को ये प्रॉब्लम फेस करने पड़े लेकिन हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि इट इज अमंग द राइजिंग इकोनॉमीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज। देखो जब ब्रिक की एक्रोनिम क्वाइन हुई थी तो जिम ओनील ने वहीं पे इंडिया का नाम लिया था। डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस उनकी इकोनॉमी बड़ी स्टेबल चल रही है। हमारे हैं उनके साथ अपने मसाइल, लेकिन जो सच है वो सच है। ठीक है, पहले हम एनडीबी के लिए अप्लाई कर लें। जब हम एनडीबी का मेंबर बन जाएंगे तो फिर हम हमारे पास ये जवाब होगा कि अब आप हमें ब्रिक्स ब्लॉक में भी एंटर कर लें। ये एक शॉर्टकट वाला रास्ता हो सकता है। ठीक है, गुड गवर्नेंस ठीक है, अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाए, ये बातें बिल्कुल ठीक है। फॉरेन पॉलिसी वाला कौन है? गुड पॉइंट, कि आप अपनी एक फॉरेन पॉलिसी ऐसी बनाए जो कि किसी प्रेशर के अंडर ना हो, जो कि एक फ्री इंडिपेंडेंट पॉलिसी हो। एससीओ मेंबर्स को यूज कर सकते हैं, गुड। हमारे पास अब तो ब्रिक्स एक्सपेंशन के बाद कौन से कंट्रीज ऐड हो गए हैं? हमारे मुस्लिम एलाइज एंटर हो गए हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आसिफ अब ये तो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट है, अब इस पे मैं क्या ही कह सकती हूँ। बहरहाल एटसेट्रा एटसेट्रा ये रिकमेंडेशंस हैं। जब आपने पिछला सारा टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता है कि जो चैलेंजेस हैं उनके ऑपोजिट ही हम थोड़ी बहुत बना के रिकमेंडेशंस देते हैं। और ये सारी बातें थी अबाउट ब्रिक्स। अभी किसी को कुछ पूछना है वो पूछे, अगर किसी को लगता है कि ये अच्छा सा हो गया है, ब्रिक्स समझ आई है नहीं आई है, मुझे ऑनेस्ट से रिव्यू दे दें। और अगर किसी को समझ आ गई है तो सर बिलाल के लिए ढेर सारी दुआएं करनी है, उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ देनी है और मुझे भी दुआ में याद रखना है। बतूल नोट्स आपने सेंड करने हैं या असाइनमेंट सेंड करनी है या किसी ने मुझसे कुछ पूछना है? मैंने आपको बताया लर्न विद बिलाल पाशा का इंस्टाग्राम पे एक पेज है, आप प्लीज उस पे मेरे से कांटेक्ट कर लें। और मैं स्पेशली अगले 1-2 दिन कोशिश करूंगी, क्योंकि कल संडे है, मैं हॉस्पिटल से भी फ्री हूँ, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं वहां पे ऑनलाइन रहूं और आप लोगों से मैं बात कर लूं। ठीक है काशिफ, फ्यूचर ऑफ ब्रिक्स, मैं तो बहुत छोटा सा बंदा हूँ, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो इसका बड़ा ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं। क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के हैं हेड, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी थी कि रफली 40 कंट्रीज मजीद जो है उन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन करने के लिए जो है वो अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अच्छा एससीओ थर्ड पॉइंट, एससीओ ये है कि पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है ना, और एससीओ के मेंबर कंट्री ब्रिक्स का भी पार्ट है। बेटा मैं क्लास ले लूँ, बहुत आपको अच्छा, तो एससीओ के मेंबर कंट्रीज है ना वहां पे, तो वो हम अपने फ्रेंडली कंट्रीज का वो हेल्प यूज कर सकते हैं टू एंटर इनटू ब्रिक्स ब्लॉक। वो ये बात हो रही थी। ठीक है, आमीन गुलाम। हाँ शाहीन, दिस इज अ गुड पॉइंट। देखो G7 कंट्रीज जो है या G20 की भी अगर बात करें तो ये रफली मैंने जैसे पहले बताया जो यूरेशियन कंट्रीज की मैं बात कर रही थी, तो ये रफली कवर करते हैं 700 to 800 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, हमने बात की कि ये 40% ऑफ द पॉपुलेशन को ब्रिक्स कवर कर रहा है। और जो इनकी एक रिपोर्ट थी, जो की ही रिपोर्ट थी पुरानी वाली, उसके हिसाब से उन्होंने ये बताया था कि 30% में थी। मैं एग्जैक्ट फिगर, एक सेकंड अगर मेरे सामने कहीं वो आ जाए तो मैं आपको इसका एग्जैक्ट फिगर बता देती हूँ। हाँ ये देखिए, अभी मैं ना एग्जैक्ट वर्ड्स पढ़ रही हूँ।
शाहीन, आपके सवाल का ये जवाब है, ठीक है। इन 2000 G7 made approximately 50% of the global GDP while BRICS was contributing just below 10%। ये 2000 की बात है। एंड नाउ विद 6 एडिशनल मेंबर्स, जो कि 5 हैं, ठीक है, अर्जेंटीना मूव बैक ना, तो BRICS represents roughly half of the world's population and its share in the global GDP is approximately 37% now। तो आप डिफरेंस चेक कर लेंगे, ठीक है। Ma'am, today lecture was absolutely a blast doing explain this। Thank you so much, thank you। दुआओं में याद रखना है। और what do you decide for regular classes then? 32 क्या? काशिफ, 32 क्या है? अल्ताफ, टोटली डिपेंड कि आप उसमें कॉन्टेक्स्ट कितना लिखना चाहते हो, आपके पास कितना। देखो, आपने ना अपना एक राइटिंग के हिसाब से, पेज की विड्थ के हिसाब से हर बच्चे का वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपने ये माइंड में जरूर रखना है कि आप 20 नंबर का सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। तो 6 से 7, 7 से 8 पेजेस की तो प्रैक्टिस आप लाजमी करो। मैं अपनी कोर्स डिटेल्स, मरियम बच्चे, अभी तक हमने रेगुलर सेशन नहीं स्टार्ट किया है। मैंने 2 लेक्चर्स भी लिए हैं, पहला पैलेस्टाइन इशू पे था और ये सेकंड हमारा ब्रिक्स पे था। तो आप लोगों ने अगर रेगुलर सेशन करना है तो फिर ऑब्वियसली मैं पहले कोर्स डिटेल्स वो पूरी बनाऊंगी और फिर हम उस हिसाब से आगे चलेंगे, ठीक है। अभी ये बच्चे कह रहे हैं कि इन्हें फीस कम चाहिए। फीस आई मेक श्योर कि थोड़ी कम ही हो, आप लोगों के लिए अफोर्डिंग हो। मैंने पहले भी बताया, कोई नॉन अफोर्डिंग होगा मेरे से डायरेक्ट बात करे, मैं उसको सेशन में एडजस्ट कर लूंगी, ठीक है। बस उसने ढेर सारी दुआएं करनी है हमारे सर के लिए, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, इसका कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। अभी किसी ने कोई सवाल पूछना है? यस फकीर, यू कैन यूज दिस इन द फेवर ऑफ ब्रिक्स। ये वही बात है G7 वाली जो अभी मैंने एग्जांपल दी कि 2007 में क्या ट्रेंड चल रहा था और अब देखिए 2020 में आके क्या ट्रेंड हो गया, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं नोट्स। यूट्यूब पे अपलोड होने में लेक्चर थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर आप लोगों के वो लिंक जो है ना वो फेसबुक वाले पेज पे, इंस्टा वाले पेज पे अपलोड करवा दूंगी। जी, मैं रेगुलर सेशन का कुछ करती हूँ काशिफ, लेट मी डिस्कस इट, ठीक है। बुक्स फॉर व्हाट? शाहीन, एक बात मुझसे उस दिन भी किसी ने मैसेज किया था डायरेक्ट उस पे। करंट अफेयर्स के लिए मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगी। आर्टिकल्स पढ़ें, डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ें, डिफरेंट वीडियोस सुने और न्यूज पेपर्स, आपने करंट अफेयर मैं तो सजेस्ट नहीं करती। हाँ, बैकग्राउंड पढ़ने के लिए किसी टॉपिक का अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन करंट अफेयर के लिए बुक नहीं होती। मैं दोबारा बता रही हूँ, लर्न विद बिलाल पाशा का जो फेसबुक पेज आप लोग फॉलो करते हो वहां पे भी इन्फॉर्म हो जाएगा, और लर्न विद बिलाल पाशा का एक इंस्टाग्राम पेज है, मेरे पास उसकी एक्सेस है, मैं वहां पर अवेलेबल हूँ, आप लोग मुझसे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिंक आज इंस्टाग्राम का दोबारा भी फेसबुक पेज पे शेयर करवा दूंगी। डन हो गया? अजान हो रही है, मेरे ख्याल से हम क्लास एंड करते हैं। नमाज पढ़ें जाके, दुआओं में याद रखें और बाकी अल्लाह पाक खैर करे, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज।